नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? मुकुंद, आमिर, अब्दुल, अभिषेक, नितेश, उसके बाद प्रियंका, रुद्र प्रताप, अवनीश, कविता, सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ति अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। फटाफट एक बार लाइव आ जाएंगे सभी लोग, जल्दी से एक बार लाइव आ जाएंगे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे। और आपका आज एक नया चैप्टर है जिसमें मैं थोड़ा सा आपको शक शासक के बारे में बताऊंगी, और शक शासकों में भी इंपॉर्टेंट है रुद्रदामन। तो हम केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। तो आप लिखेंगे क्या कि भाई हमारे जो शक शासक थे, शक रूलर्स थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। शक शासक, शक शासकों की अगर मैं बात करती हूँ तो ये भारत में कहाँ से आए थे, या पहला शक शासक कौन था, शकों की भारत में कितनी शाखाएं थीं, और इम्पोर्टेंट शाखा उसमें से कौन सी थी, ये आपको मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, अगर प्यारे बच्चे मैं आपसे डिस्कस करती हूँ यहाँ पे चीज़ों को, तो आप ध्यान से सुनेंगे। प्यारे बच्चे, अगर हम शकों की बात करते हैं तो शक जो हैं ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया, जिसे आप कहते हैं सेंट्रल एशिया, यानी मध्य एशिया से आने वाले थे ये, मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि इनका जो प्रथम शासक था, शकों का जो फर्स्ट रूलर था, वो कौन था? प्रथम शासक कह लीजिए या फर्स्ट रूलर कह लीजिए, फर्स्ट रूलर। ठीक है, तो कई जगह आपको लिखा मिलेगा मोगा और कई जगह लिखा मिलेगा मो। ठीक है, दोनों ही मैं लिखवा देती हूँ। प्रथम शासक कौन था इनका, शकों का? तो आप कहोगे कि मैम शकों का जो प्रथम शासक था वो मोगा या मो। ठीक है, मोगा या मो, ये आपको ध्यान रखना है कि मैम या तो हम कह सकते हैं मोगा या हम कह सकते हैं मो। तो ये इनका शकों का प्रथम शासक था। और जो शक थे प्यारे बच्चे, ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि शकों की भारत में 5 शाखाएं थी। भारत में लिखिएगा शकों की कितनी शाखाएं थी? भारत में शकों की 5 शाखाएं थी। शकों की 5 शाखाएं। शाखाएं क्या होती हैं मैम? ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांचेस कह लीजिए, या आप यहाँ पे इन्हें शाखाएं भी कहते हैं, छत्रप भी इनको कहा जाता है। अगर छत्रप शब्द आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, इनको इंग्लिश में कहेंगे ब्रांचेस। तो 5 शाखाएं थी। अब ये 5 शाखाएं भारत में कहाँ कहाँ पर थी, ये भी हमें जानना है। तो 5 शाखाओं में आपकी जो 5वीं शाखा है वही हमें इंपॉर्टेंट है और वही हमें पढ़ना है। प्यारे बच्चे, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पहली जो शाखा थी वो कहाँ पर थी? वो थी बेटा जी अफगानिस्तान में। कहाँ पर थी बेटा जी? अफगानिस्तान में। और इनकी दूसरी शाखा थी पंजाब में। दूसरी शाखा कहाँ पर थी मैम? पंजाब में। तीसरी शाखा बेटा जी मालवा वाले क्षेत्र में। चौथी शाखा थी बेटा उत्तरी शाखा। उत्तरी शाखा कह लीजिए या छत्रप कह लीजिए, एक ही बात है बेटा, उत्तरी शाखा। और इसका जो विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था? तो आप कहेंगे कि मैम इसका जो विस्तार था वो हुआ करता था तक्षशिला से मथुरा। कहाँ से कहाँ तक था बेटा जी? तक्षशिला से मथुरा। और आपकी जो 5वीं शाखा है वो है पश्चिमी शाखा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें उसी को डिटेल करना है क्योंकि उसी से रुद्रदामन का संबंध है, पश्चिमी शाखा। और पश्चिमी शाखा की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक थी? तो मैम ये नासिक से उज्जैन तक थी। ये कहाँ से कहाँ तक थी? नासिक से उज्जैन तक। नासिक से उज्जैन तक ये फैली हुई थी। और बेटा यही क्या है? यही मैम सबसे इम्पॉर्टेंट है। यही हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैम इसी शाखा से रुद्रदामन का संबंध है। क्योंकि मैम इसी शाखा से किसका संबंध है? आप कहोगे कि मैम ये जो हमारी पश्चिमी शाखा है, इसी शाखा से, इसी से रुद्रदामन का संबंध है।
रुद्र दामन का संबंध है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। अब आपने मेरे मुंह से रुद्र दामन का नाम पहले भी सुना था। अब मैं देखती हूँ कि कितने बच्चे मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर रुद्र दामन की जब हमने बात की है तो कितने बच्चे मुझे ये बता सकते हैं कि रुद्र दामन की बात मैंने कब की थी, मतलब किस विषय में की थी। आप यहाँ पे बताएं मुझे। प्यारे बच्चे, शक जो हैं वो भारत में, मतलब एक विदेशी हैं, ये सेंट्रल एशिया से आए हैं और इनका जो प्रथम शासक था वो मोगा या मो आप कह सकते हैं। भारत में शकों की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी, जिसमें से हमें केवल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पे ध्यान देना है, आपकी पश्चिमी शाखा पर। ठीक है, पश्चिमी शाखा पर हमें ध्यान देना है। और बेटा जो पश्चिमी शाखा है, वेरी गुड मैम, रुद्र दामन ने जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। बहुत बढ़िया, ये आंसर दिया है गगन ने, किशन ने, और यहाँ पर और किसी ने, हाँ जैसे शिवानी ने दिया है कि सुदर्शन झील के बारे में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आपने बोला कि मैम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में आपने जब बताया था तो आपने रुद्र दामन का नाम लिया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करती हूँ तो रुद्र दामन की जब हम बात करते हैं, उम्मीद करती हूँ आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। ठीक है, तो अब मैं अगली स्लाइड पे बताती हूँ ताकि एक ही स्लाइड पे चीजें आ सके, ताकि एक ही स्लाइड पे चीजें आ सके। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर मैं बात करती हूँ रुद्र दामन की, तो बेटा आप ये जान चुके हो कि रुद्र दामन कौन है। तो मैम ये एक शक रूलर है, एक शक शासक है। ठीक है, शक शासक है, एक शक रूलर है। और इस रुद्र दामन ने क्या किया था मैम? जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अभिलेख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा इंस्क्रिप्शन? ये जूनागढ़ अभिलेख, जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, ये हमें मैम गिरनार गुजरात में देखने के लिए मिलता है। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में हमें कई सारी जानकारियां दी गई हैं। ठीक है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलता है मैम? ये हमें देखने के लिए मिलता है गिरनार गुजरात में, अभी आपने हमें बताया। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो इंस्क्रिप्शन है, इसकी जो भाषा है, यानी इसकी जो लैंग्वेज है, वो ये किस भाषा में लिखा गया है? तो मैम आपने हमें बताया था कि ये संस्कृत में लिखा गया है। किस में लिखा गया है बेटा? आपने कहा था कि मैम संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। और जब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिल रही है, यहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो बेटा यहाँ पे हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है सुदर्शन झील के बारे में। किसके बारे में जानकारी मिलती है? सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि हमारी गुजरात में देखने के लिए मिलती है। तो सुदर्शन झील के बारे में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब ये सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है, उसके अलावा इससे मैम हमें किस किस की? रुद्र दामन की जानकारी मिलती है। इससे मैम हमें सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जानकारी मिलती है। तो हमें इन लोगों के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब हम आ जाते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें अशोक के बारे में क्या मिली है। चंद्रगुप्त मौर्य का तो आपने हमें बता दिया था, और रुद्र दामन ने इसे जारी करवाया था। क्या करवाया था? ये जूनागढ़ अभिलेख जो है, अगर हमसे पूछा जाए कि इसे जारी किसने करवाया था, तो मैम इसको जारी करवाया था, उसका नाम है रुद्र दामन। रुद्र दामन ने, ये ऑलरेडी मैं आपको लिखवा चुकी थी जब मैंने सुदर्शन झील का जिक्र किया था। ये मैंने आपको बेटा जी बताया था। बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं सुदर्शन झील को लेकर तो ध्यान से सुनिएगा, इससे रिलेटेड मैं पॉइंट्स बताने वाली हूं। सुदर्शन झील, सबसे पहले बात आती है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, निर्माण यानी कि फॉर्मेशन। तो आपको मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल किसने करवाया था मैम? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने।
राज्यपाल को क्या कहते हैं बेटा जी? गवर्नर। राज्यपाल पुष्यगुप्त ने, पुष्यगुप्त ने, ये मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर ही जानकारी दी थी, बताया था मैंने आपको। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर भी कर दिया है। अब ये जो सुदर्शन झील है, ठीक है, इस सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई गई थी, नहरें निकलवाई, तो ये किसने निकलवाई थी? तुषाश्प ने। नहरें निकलवाई, तो ये किसने निकलवाई थी? तुषाश्प ने। तुषाश्प कौन था? अशोक का राज्यपाल। तुषाश्प ने निकलवाई थी और ये था अशोक का राज्यपाल, गवर्नर ऑफ अशोका। अशोक का राज्यपाल कौन था बेटा जी? मैम तुषाश्प, गवर्नर ऑफ अशोकाज, गवर्नर ऑफ अशोकाज। ठीक है, इसने नहरें निकलवाई। फिर भाई आपकी जो झील होती हैं, ये कई बार क्या हो जाती हैं? कई बार ये आपकी रिनोवेशन की इनको जरूरत होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब इसमें ये जो आपकी सुदर्शन झील थी, जब इसका रिनोवेशन की जरूरत पड़ी थी, तो इसको रिनोवेट किसने करवाया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसको रिनोवेट किसने करवाया था, यानी इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था। तो देखो, अगर मैं बात करती हूं तो इंग्लिश में बोलते हैं जीर्णोद्धार, जो सॉरी हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं रिनोवेट। तो ये किसने करवाया था बेटा जी? ये करवाया था रुद्रदामन ने, मंत्री सुविशाख के निर्देशन में। रुद्रदामन ने मंत्री सुविशाख, मंत्री को कहते हैं मिनिस्टर, मंत्री सुविशाख, सुविशाख के निर्देशन में, सुविशाख के निर्देशन में, निर्देशन को क्या कहते हैं बेटा जी? डायरेक्शन के निर्देशन में, निर्देशन होता है डायरेक्शन के निर्देशन में। किसने करवाया था मैम? रुद्रदामन ने। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इस झील को रिनोवेट किसने कराया था, यानी पुनः जीर्णोद्धार, पुनः जीर्णोद्धार किसने करवाया था? पुनः जीर्णोद्धार, रिनोवेट, मैम रिनोवेट करवाया था स्कंदगुप्त ने। किसने करवाया था? गुप्त शासक था। वेरी गुड गुलशन, वेरी गुड, शाबाश मैम, स्कंदगुप्त ने। ठीक है, स्कंदगुप्त ने, शाबाश बेटा, स्कंदगुप्त, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसने क्या कराया था? इसको रिनोवेट करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहां पे अगर हम बात करते हैं, एक बच्चा पूछ रहा है सुदर्शन झील कहां पर है? बेटा मैंने आपको बताया हुआ है, सौराष्ट्र गुजरात। ये लीजिए आपके प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रिनोवेट क्या होता है शुभ? इसका भी अर्थ नहीं पता। आपके घर में, अगर आपके घर में जो है, जैसे आप जिस घर में रहते हैं उसमें आप रिनोवेशन का काम कराते हैं कि नहीं? आप कराते होंगे, मतलब रिपेयरिंग कराना। कोई चीज़ जब खराब हो जाती है, या फिर आपकी कोई बाइक है, आपकी साइकिल है, तो उसको भी तो आप कराते हैं, उसकी सर्विसेज कराते हैं। क्यों? ताकि वो अच्छे से काम करे। तो ये जो झीलें होती हैं, इनको भी रिनोवेशन की ज़रूरत होती है, इन्हें भी रिनोवेट कराना पड़ता है। जैसे घरों को कराना पड़ता है, ऐसे इन्हें भी कराना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे हम केवल इतना लिखेंगे कि अंतिम शक शासक कौन था? अंतिम शक शासक, लास्ट रूलर इनका कौन था? तो आप कहेंगे कि मैम अगर हम लास्ट रूलर की बात करते हैं तो उसका नाम था रुद्र थर्ड, रुद्र थर्ड। और इस रुद्र थर्ड की जो हत्या की थी, लिखिएगा रुद्र थर्ड की हत्या चंद्रगुप्त सेकंड ने की थी। चंद्रगुप्त सेकंड, मैं भी आपको बताऊंगी क्यों की थी जब मैं आपको गुप्त साम्राज्य पढ़ाऊंगी। चंद्रगुप्त सेकंड ने की।
क्यों की थी ये आपको पता चलेगा जब मैं आपको गुप्ताज एम्पायर पढ़ाऊंगी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या कर दिया था, आप कहेंगे कि मैम चंद्रगुप्त द्वितीय ने हमें जो है, अगर हम बात करते हैं तो जो अंतिम शासक है रुद्र थर्ड, उसका अंत कर दिया था। और जब अंतिम शासक का ही अंत कर दिया मतलब इसने शकों का ही अंत कर दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सोनम आपको क्या लगता है, आप बताएं इस कमेंट का बेटा क्या मतलब है, इसमें ऐसी कौन सी चीज है आप बताइए मुझे जो मैंने आपको नहीं बताई या आपको नहीं समझाई। आप मुझे बताएंगी तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको दिक्कत कहां आ रही है। इसमें मैंने ऐसी कौन सी चीज बताई है जो आपको नहीं समझ आई, आप मुझे ये बताइए। या फिर ऐसी कौन सी बात है जो मैंने आपको नहीं बताई है पढ़ाते समय या नहीं समझाई है। बेटा हर जगह हिस्ट्री में स्टोरी नहीं है, जहां स्टोरी होगी वहां पर आपको बताया जाएगा। बेटा चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो गुप्त वंश का शासक है। मैं अभी आपको गुप्तास एम्पायर पढ़ाऊंगी, अभी मैं आपको गुप्त साम्राज्य पढ़ाऊंगी। और जब मैं गुप्त साम्राज्य आपको पढ़ाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि चंद्रगुप्त सेकंड ने क्यों मारा था। जैसे रुद्रदामन के बारे में हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कहाँ ली थी, मौर्य वंश में। इसी तरीके से रुद्र थर्ड की पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो हम कहाँ पे लेंगे मैम, वो हम लेंगे आपका गुप्त एम्पायर में, गुप्त साम्राज्य में। ठीक है बेटा, अगर आपको यहाँ पे चीजें समझनी है तो फोकस होना पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। जीर्णोद्धार क्या है, अभी मैंने बताया शुभम, जीर्णोद्धार का मतलब होता है रिनोवेट करना, किसी चीज की रिपेयरिंग करना, किसी चीज को रिपेयर कराना, उसे कहते हैं रिनोवेशन का काम। बेटा घरों में आमतौर पर चलता है, जब आपका घर बहुत गंदा होता है कहते हैं घर को रिनोवेट कराते हैं, घर में कुछ नया कराते हैं। तो सेम यहाँ पे यही चीज है, रिनोवेशन का मतलब यहाँ पे कोई अलग थोड़ी है। भाई झील क्या होती है, उसमें तोड़फोड़ हो जाती है, गंदगी हो जाती है, सफाई कराना, ये कराना, तो उसी को तो कहते हैं रिनोवेट कराना। अब रिनोवेट मतलब एक बार रिनोवेट करा दिया, फिर रिनोवेट किसने करवाया, भाई दोबारा से दिक्कत हो गई तो रिनोवेट किसने करवाया, वो स्कंदगुप्त ने करवाया। स्कंदगुप्त कौन है, तो गुप्त वंश का शासक है। अभी मैं गुप्ताज एम्पायर आपको पढ़ाऊंगी। बेटा जी धीरे धीरे इतिहास में कड़ियां जुड़ती हैं, अगर आप ये सोचो कि एक दिन में हम कोई विषय पढ़ लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है बच्चा। ठीक है, आगे चल सकते हैं। उम्मीद करती हूं आपने यहां तक लिख लिया होगा। अब आपका आज का टॉपिक क्या है, कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश। बेटा जब एक ही नाम के कई लोग होते थे तो हम लिख देते थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। शेखर मल्होत्रा। आप यहां पे ये क्वेश्चन पूछेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब एक ही नाम रखा जाता था कई लोगों का तो फर्स्ट सेकंड लगा दिया जाता था ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत है, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई क्रॉस क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, अब आपका एक नया डायनेस्टी है जिसके बारे में आपने सुना है, कुषाण वंश। और कुषाण वंश में हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रूलर है वो है कनिष्क। कनिष्क को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम लिखेंगे मैम, हेडिंग देंगे कुषाण वंश। नया चैप्टर है, जी हां नया चैप्टर है, कुषाण वंश या कुषाण डायनेस्टी। कुषाण वंश ये आपका यहां पर चैप्टर है। कुषाण वंश को कहते हैं डायनेस्टी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करती हूं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस वंश का संस्थापक कौन था, है ना। क्योंकि कोई भी वंश हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें फाउंडर का नाम पता होना चाहिए। तो वो था बेटा जी कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस, ध्यान रखिएगा कि ये भारत में आपके सब बाहर से आए हुए शासक हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आप यहां पे देखेंगे कुजुल कडफिसेस क्या है, इस वंश का संस्थापक है। और ये जो कुजुल कडफिसेस है, इसने जब इस वंश की स्थापना की तो हमें यह भी बताइए कि कुषाण कहां से आए थे। तो बेटा ये भी मध्य एशिया से भारत में आए थे। ये कहां से भारत में आए हैं, सेंट्रल एशिया से ये भी आए हैं, मध्य एशिया से।
सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे। ये भी आपके संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था कुषाण वंश का? मैम कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिसेस। ये आपको ध्यान रखना है। ये इनकी जाति क्या थी? तो प्यारे बच्चे यह यूची जनजाति से थे। यह किससे थे? यूची जनजाति। यूची जनजाति। अब जनजाति किसको कहते हैं बताओ जल्दी से? यूची जनजाति। जनजाति कहा जाता है मैम ट्राइब्स को। ट्राइब्स को कहा जाता है ना। जैसे ट्राइब्स को किस तरीके से दिखाया जाता है, आपने देखा है मूवी में, अगर जंगल में कोई हीरो हीरोइन फंस जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है। सोनम बेटा, सोनम मैं वो सारा काम कर रही हूं जिसका आप मुझ पे गलत आरोप लगा रही हैं। आपसे रिक्वेस्ट है बेटा फोकस होकर पढ़ो, कमेंट पर फोकस मत करो। आप मुझसे बहस करने की जगह ये है कि आप यहाँ पे आराम से पहले क्लास को देखो और ये भी देखो कि मैं सिर्फ लिखवा ही रही हूं या फिर समझा भी रही हूं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो केवल आप नहीं हैं इस क्लास में बेटा, और भी बच्चे हैं जो इस बात को कहते। जहां पर जो चीज समझाने की है वो आपको बताई जाएगी, आपको समझाई जाएगी। अब जैसे यहाँ पे यूची जनजाति आया, तो यूची जनजाति क्या है? यूची ट्राइब्स क्या है? जनजातियां क्या होती हैं? आपके यहां पर आज भी जनजातियां हैं, आपके यहां पर आज भी क्या है बेटा जी? ट्राइब्स हैं। जनजातियां जो होती हैं, जैसे आपने इनके बारे में देखा होगा प्यारे बच्चे, कि आपने जब मूवी देखते हैं तो मूवी में हीरो हीरोइन जंगल में फंस जाते हैं, फिर वहां पे बहुत सारे जो है ट्राइब्स आ जाते हैं और हु लाला मतलब उनका एक अलग वेशभूषा यहां पर दिखाई जाती है, तो उन्हें कहा जाता है जनजातियां। जैसे आपके यहाँ पर एससी होते हैं, एसटी होते हैं, तो एससी कौन होते हैं? शेड्यूल कास्ट, जिन्हें आप कहते हैं अनुसूचित जाति, और एक होते हैं एसटी जिन्हें आप कहते हैं शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति। और ये जनजातियां अगर हम पहले के समय की बात करें तो ज्यादातर जंगलों में निवास करती थी, और ये जो जनजातियां होती थी इनके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते थे, इनकी अपनी जो है चीजें अलग होती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्राइब्स जो होते हैं इनकी अलग पहचान होती है, अलग नियम कानून होते हैं, इनकी अलग भाषा होती है, अलग संस्कृति होती है, और इनकी भाषा को लिखने की जो लिपि होती है वो भी अलग होती है। तो ट्राइब्स आज हैं भारत में, बिल्कुल आज भी भारत में प्यारे बच्चे ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपसे यहां पर बात करती हूं तो ये कौन थे कुषाण शासक? मैम यूची ट्राइब्स यानी कि यूची जनजातियां ये थी। और ये कहां से आई थी? तो मैम ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि इस वंश का जो संस्थापक है कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस है ना, जो संस्थापक है, तो इसका जो उत्तराधिकारी था, मतलब इसके बाद जो शासक बना था, और यानी कि उत्तराधिकारी को हम कहते हैं इंग्लिश में सक्सेसर। इसके बाद शासक कौन बना था? विम कडफिसेस, सक्सेसर। ठीक है, तो वो कौन था इसका सक्सेसर? आप कहोगे मैम विम कडफिसेस। विम कडफिसेस ये किसका उत्तराधिकारी था? मैम कुजुल कडफिसेस का। जो कुजुल कडफिसेस था वो कौन था? शकों का, वो सॉरी कुषाणों का संस्थापक था। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे कि हम बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि संस्थापक तो कुजुल कडफिसेस था, लेकिन इसका रियल फाउंडर कौन था? इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? विम कडफिसेस। मैम दोनों में क्या अंतर होता है? मैंने वैसे तो आपको बताया हुआ है कि जैसे आपके जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आप कहोगे महावीर स्वामी जी, और आपके संस्थापक कौन थे? तो आप कहोगे मैम जो है ऋषभ देव जी। तो अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है प्यारे बच्चे कि जब किसी वंश को किसी की वजह से प्रसिद्धि मिलती है तो उसको कहते हैं वास्तविक संस्थापक। जैसे आपको पता है कि जैन धर्म ऋषभ देव जी ने बहुत पहले स्थापित कर दिया था, लेकिन जैन धर्म को जो पहचान मिली वो किसके समय पे मिली? महावीर स्वामी जी के समय पर मिली। इसीलिए महावीर स्वामी जी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है।
तो वास्तविक संस्थापक यानी कि रियल फाउंडर कौन है इस वंश का, तो आप कहोगे विम कडफेसिस, जो किसका उत्तराधिकारी है, कुजुल कडफेसिस का। इतनी बात आपको ध्यान में आ रही है। ये आप ध्यान रखेंगे कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे मैम विम कडफेसिस है। और विम कडफेसिस की जब हम बात करते हैं बेटा, तो इसने क्या चलवाए थे, सोने के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, विम कडफेसिस ने क्या चलवाए थे, सोने के सिक्के चलवाए थे, सोने के सिक्के चलवाए। ये ध्यान रखिएगा। सिक्कों को आप क्या कहते हैं, यानी कॉइन्स ऑफ गोल्ड, कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सोने के सिक्के इसने चलवाए। और ये जो सिक्के इसने चलवाए थे बेटा जी, ये द्विभाषीय थे, यानी कि दो भाषाओं में आपके इसने विम कडफेसिस ने जो सोने के सिक्के चलवाए थे, ये द्विभाषीय सिक्के थे। ये आप ध्यान रखेंगे। कैसे सिक्के थे मैम, द्विभाषीय सिक्के, द्विभाषीय सिक्के, यानी दो भाषाओं में सिक्के इसने चलवाए थे। और वो कौन कौन सी थी, तो आप कहेंगे कि मैम इसके जो सिक्के थे, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इसके जो सिक्के थे, एक तो मैम यूनानी लिपि में लिखे हुए थे। यूनानी लिपि को आप क्या कहते हैं, ग्रीक स्क्रिप्ट, यूनानी लिपि कह दीजिए या ग्रीक स्क्रिप्ट कह दीजिए। और स्क्रिप्ट क्या होता है, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका। और एक बेटा जी खरोष्टी लिपि में थे। खरोष्टी को क्या कहेंगे, खरोष्टी ही कहेंगे, खरोष्टी लिपि, खरोष्टी स्क्रिप्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो दो भाषाओं में, यानी हम कह सकते हैं कि सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले किसने चलाए थे, कुषाणों ने ही चलाए थे। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सोने के सिक्के चलाने वाले अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो कौन थे, आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे कि अगर हम विम कडफेसिस की बात करते हैं तो इसने सोने के सिक्के चलाए, तो हम कह सकते हैं कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, तो भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों ने चलाए, कुषाण शासकों ने चलाए। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं विम कडफेसिस को लेकर। अब देखो, यहीं पे लिखवा देती हूं, आप चाहें तो नीचे लिखेंगे। ये जो विम कडफेसिस है बेटा, ये आपका अगर हम बात करते हैं किस धर्म को मानता था, तो ये शैव धर्म का अनुयायी था। आप नीचे लिखना चाहते हैं, नीचे लिख सकते हैं, शैव धर्म का अनुयायी, यानी भगवान शिव की पूजा करता था, शैव धर्म का अनुयायी। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे सोने के सिक्के लिखे हैं तो इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के जरूर लिख देना। ये चीज, ये वर्ड रह गया है मेरे से, शुद्ध सोने के सिक्के, प्योर गोल्ड कॉइन्स, प्योर गोल्ड कॉइन्स चलवाए थे इन्होंने, इसके लिए फेमस थे ये प्योर गोल्ड कॉइन्स, प्योर गोल्ड कॉइन्स। प्लीज ये ध्यान रखना कि भारत में शुद्ध सोने के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। ठीक है, आगे देखिए कौन था, शैव धर्म का अनुयायी, यानी भगवान शिव की पूजा करता था। और भगवान शिव की पूजा करता था तो इसके जो सिक्के थे, इसके जो कॉइन्स थे, इस पर इन्होंने बनवाई थी आकृति।
तो किस किस की आकृति बनवाई होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किस किस की पिक्चर इसने अपने सिक्कों पर बनवाई थी? तो प्यारे बच्चे, इसने बनवाई थी, आप कह सकते हैं कि मैम इसके सिक्कों पर जो आकृति थी वो भगवान शिव की थी, और भगवान शिव की जो सवारी है नंदी बैल, उसकी भी आकृति इसने सिक्कों पर बनवाई थी। उसके भी पिक्चर इसके सिक्कों पर देखने के लिए मिलता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसकी उपाधि क्या थी बिम कडफेसिस की? ध्यान से सुनिएगा। टाइटल कहते हैं उपाधि को बेटा, टाइटल। ठीक है, उपाधि। पहले के समय पे उपाधियां ली जाती थी, और उपाधि क्या थी? महेश्वर, महेश्वर। और एक टाइटल था इसका सम्राटों का सम्राट, सम्राटों का सम्राट। और एक था सर्वलोकेश्वर। आप कहोगे टाइटल कौन देता था? कोई नहीं देता था, ये लोग खुद ये टाइटल्स लेते थे, क्योंकि ये खुद राजा थे। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि टाइटल्स क्या होते हैं। जैसे बेटा आपने यहाँ पे देखा होगा कि आप ये चीज देखेंगे कि जो आपका टाइटल, जैसे महात्मा, महात्मा गांधी जी के नाम के आगे लगता है महात्मा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके आगे लगता है सरदार। ठीक है, आप जैसे अंग्रेजों का नाम देखते हैं इतिहास में तो वो लगाते थे लॉर्ड। तो ये सब टाइटल्स थे। और आपके जो पॉलिटी है, पॉलिटी में एक आपका आर्टिकल है 18, कहता है टाइटल्स को खत्म करो। क्यों कहता है टाइटल्स को खत्म करने के लिए? तो आप ध्यान रखेंगे कि इसलिए कहता है टाइटल्स को खत्म करने के लिए कि भैया जो टाइटल्स हैं ना वो असमानता को दिखाते हैं। जिसके पास टाइटल है वो बाकी व्यक्तियों की अपेक्षा अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, लेकिन हमारा संविधान समानता की बात करता है। तो आप देखेंगे कि इतिहास में टाइटल्स ऑलमोस्ट सभी ने लिए हैं, लेकिन आज के समय में कोई टाइटल्स को नहीं ले सकता है, क्योंकि संविधान इसकी परमिशन नहीं देता है। ठीक है, तो टाइटल्स क्या होते हैं? जैसे राजा टाइटल्स हो गया। ठीक है, आपका जो है जैसे यहाँ पे किसी ने महात्मा का टाइटल ले लिया, सरदार का टाइटल ले लिया, लॉर्ड का टाइटल ले लिया। तो ये टाइटल अपने नाम के आगे जब यूज करते थे तो बाकी लोगों की अपेक्षा ये ज्यादा मतलब बाकी लोगों की अपेक्षा इन्हें ऊपर माना जाता था, सर्वोपरि माना जाता था। संविधान ने कहा कोई ऊपर नीचे नहीं है, मेरे लिए सब समान है। ठीक है, बच्चा कह रहा है कॉइन्स पे भाषा थी, ये देखना बेटा ये क्या लिखा हुआ है। बेटा ये भी तो देख लो, ये भी तो आपको देखना है। सबसे देखो, शुद्ध सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे और बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने चलाए थे। ये ध्यान रखना कि भारत में सबसे पहले जो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए हैं वो कुषाणों ने चलाए हैं, क्योंकि सिर्फ सोने के सिक्के इंडो ग्रीक्स ने चला दिए थे, सिर्फ सोने के सिक्के। लेकिन इन्होंने चलाए थे शुद्ध सोने के सिक्के, जिसमें आपका विम कडफेसिस और कनिष्क दोनों ने चलाए थे। ये भी ध्यान रखना कि बिम कडफेसिस के साथ कनिष्क ने भी शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। आप ये चीज लिख लेना अगर आपको याद न रहे तो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चल सकते हैं, यहां तक आपने लिख लिया है। टॉपिक से एकदम भटक जाते हो, तुम्हें यही पता नहीं चलता है कि इतिहास की क्लास में मुझे ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछने लग जाते हो। बेटा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से चीजों को पढ़ें। अब इस वंश का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है या सबसे महत्वपूर्ण शासक है, उसका नाम है कनिष्क। कनिष्क। और इसका शासनकाल हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। 78 एडी से लेकर, जिसे हम ईस्वी भी कहते हैं, 110 एडी। 78 एडी से लेकर प्यारे बच्चे आपका क्या कहेंगे? 110 एडी। अब लिखिएगा, कुषाण वंश का, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक। मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट
पॉपुलर रूलर ऑफ कुशान्स। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क हुआ करता था। प्यारे बच्चे, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। 78 ईस्वी या एडी में ये गद्दी पर बैठा, यानी शासक बना, गद्दी पर बैठा। और जिस दिन ये गद्दी पर बैठा, इसी दिन इसने शक संवत चलाया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने। और इसका यूज किसमें किया जाता है शक संवत का? तो बेटा जी आपकी गवर्नमेंट, आपकी सरकार कैलेंडर के रूप में इसका यूज करती है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, शक संवत इसने चलाया था, यह आपको ध्यान रखना है। एक चीज और लिख लेना, शासक बनने से पहले या गद्दी पर बैठने से पहले, गद्दी पर बैठने से पहले मतलब राजा बनने से पहले, सिंपल भाषा में बताऊं तो गद्दी पर बैठने से पहले कनिष्क तक्षशिला का गवर्नर था। कनिष्क तक्षशिला का गवर्नर था, तक्षशिला का गवर्नर था, गवर्नर था। ठीक है, इसी दिन इसने क्या चलवाया था? शक संवत चलाया था। एक बच्चा बोल रहा है कि मैम लिख दीजिए कि शुद्ध सोने के सिक्के किस किसने। तो बेटा एक नाम तो लिखा हुआ है, विम कडफेसेस, और इसके अलावा कनिष्क ने चलवाए थे। ये लीजिए भाई, इतना तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, इतना तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि इसने क्या चलवाया था? शक संवत। जिस दिन ये गद्दी पर बैठा, कब बैठा मैम? 78 ईस्वी में। जिस दिन ये गद्दी पर बैठा उसी दिन इसने शक संवत को चलाया था। प्यारे बच्चे अब ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि जो कनिष्क है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो कनिष्क है, कनिष्क कौन था? तो इसे कहा जाता है कि ये बिम कडफेसिस का उत्तराधिकारी था, बिम कडफेसिस का पुत्र था, बिम कडफेसिस का उत्तराधिकारी। यानी उत्तराधिकारी कौन होता है बेटा? उसका बेटा होगा। उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर, या फिर आप कह सकते हो कि पुत्र था, ऐसा माना जाता है, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है। तो मैम ये जो जानकारी मिली कि ये इसका पुत्र है, जब 100% श्योरिटी नहीं थी तो फिर ये कहां से मिला? तो आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे कि जो आपका ये इसका उत्तराधिकारी था, ये कहां से मिलती है? तो मैम ये जो जानकारी मिलती है कि कनिष्क बिम कडफेसिस का उत्तराधिकारी या पुत्र था, ये जानकारी हमें रबातक अभिलेख से मिलती है। ये जानकारी कहां से मिलती है बेटा? तो आप कहेंगे कि मैम ये जानकारी हमें मिलती है रबातक अभिलेख, रबातक इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और ये रबातक इंस्क्रिप्शन मैम कहां पर है? तो ये इंस्क्रिप्शन बेटा जी आपको देखने के लिए मिलता है अफगानिस्तान में। रबातक इंस्क्रिप्शन कहां पर है बेटा? अफगानिस्तान में है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं, सम्राट अशोक पढ़ा चुकी हूं और आपको बता चुकी हूं कि इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं। ठीक है, बीसी और एडी ही नहीं समझ पाएंगे, पूरी इतिहास की क्लास खत्म हो जाएगी। मत देखो तुम शुरू से, करते रहो ये हरकतें। ठीक है, अब आते हैं इनकी राजधानी, कैपिटल की बात करते हैं। राजधानी यानी कि कैपिटल। तो बेटा दो राजधानी आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक राजधानी हुआ करती थी पुरुषपुर, पुरुषपुर जो कहां पड़ती है? पेशावर। पुरुषपुर कह लो या पेशावर कह लो, एक ही बात है। और दूसरी थी बेटा जी मथुरा, और मथुरा कहां पर है? यूपी में। तो ये दो कैपिटल किसकी थी? आप कहोगे कनिष्क के समय। और मथुरा कनिष्क के समय सूती वस्त्रों के लिए फेमस था, कॉटन क्लॉथ्स के लिए फेमस था।
तो ये दो कैपिटल हो गई, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि मैम लिखिएगा कनिष्क के समय, कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे बेटा बताओ? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष जी। उपाध्यक्ष कौन थे बेटा जी? अश्वघोष जी। और अश्वघोष जी इसके दरबारी कवि भी थे, इसके दरबार से संबंधित थे कनिष्क के, ठीक है। और यहीं पे क्या हुआ था मैम, इसी चौथी बौद्ध संगति में आपका जो बौद्ध धर्म है वो दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म क्या हो गया था? दो शाखाओं में विभाजित, दो शाखाओं में विभाजित। और वो दो शाखाएं कौन सी थी बेटा? तो मैम एक थी हीनयान और एक थी महायान। हीनयान और एक थी मैम आपने बताया था महायान। दो शाखाओं में विभाजित हुआ था। तो कनिष्क का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से था? हीनयान से था या महायान से था? पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म की जो आपकी दो शाखाएं थी, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी भी, है ना। और वो क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन ये होता है कि कनिष्क का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से था? बताइए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे लिखूं? आपने अगर यहां तक लिख लें तो फिर बताएं मुझे आगे। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। जिस बच्चे ने बोला है महायान शाखा से, उसने सही बोला है। देखना, कनिष्क का संबंध महायान शाखा से था। संबंध महायान शाखा से था, जिसका विकास इसी के समय हुआ, जिसका विकास इसी के समय हुआ। ठीक है। उसके अलावा बेटा जी जो कनिष्क है, इसने क्या किया था? इसे बेटा जी सेकंड अशोक भी कहते हैं। इसे सेकंड अशोक या द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। ये सीधा एक फैक्ट है। ठीक है, इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। शुद्ध सोने के सिक्के, प्योर गोल्ड कॉइन्स, प्योर गोल्ड कॉइन्स, सिक्के चलवाए। और बेटा इसके जो सिक्के थे, ठीक है, उन पर किसकी आकृति थी? इसके सिक्कों पर किसकी आकृति थी? तो इसके सिक्कों पर आकृति मिलती है बेटा जी सूर्य देवता की, या फिर इनको कहा जाता है हेलियोक्लिस। हेलियोक्लिस भी बेटा इनको कहा जाता है। तो चाहे ऑप्शन में सूर्य देवता आए या हेलियोक्लिस आए, एक ही बात है। सूर्य देवता को हेलियोक्लिस के नाम से आपका जाना जाता है ग्रीक पुराणों में। ग्रीक के जो पुराण थे, यानी यूनान के जो पुराण थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं तो इसके समय पे इसके कोर्ट पोएट कौन थे? दरबारी कवि। दरबारी कवि यानी कि कोर्ट पोएट।
कोर्ट पोइट। तो एक तो प्यारे बच्चे यहां पर आप लिखेंगे अश्वघोष जी, जो चौथी बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष थे, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बेटा जी बुद्ध चरित की रचना की है। बुद्ध चरित की रचना, बुद्ध चरित क्या है, तो मैम ये गौतम बुद्ध की जीवनी है। क्या है ये, बुद्ध की जीवनी है। इसमें जीवनी को कहते हैं बेटा जी बायोग्राफी। किसकी जीवनी लिखी गई है इसमें, गौतम बुद्ध की। ये किसने लिखी है, अश्वघोष जी ने। ठीक है, दूसरे व्यक्ति जो इसके दरबार से संबंधित थे वो थे आपके नागार्जुन जी। नागार्जुन जी, जिन्हें भारत का आइंस्टाइन कहते हैं। रिवीजन बेटा मैं कल कराऊंगी इसका। भारत का आइंस्टाइन कहते हैं, आइंस्टीन सॉरी, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है इन्हें। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने किस किस की रचना की थी, इनकी रचना है माध्यमिक सूत्र और प्रज्ञा। पहले लिखो माध्यमिक सूत्र, और दूसरी प्रज्ञा पारमिता सूत्र। प्रज्ञा पारमिता सूत्र। ठीक है, फिर आपके तीसरे हैं चरक। तीसरे कौन से हैं बेटा जी, चरक। और चरक ने क्या लिखा है, चरक ने लिखी है चरक संहिता। चरक ने क्या किया, चरक संहिता की रचना। चरक ने क्या लिखा है मैम, चरक संहिता की रचना इन्होंने की है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चरक संहिता का संबंध किससे है, तो बेटा ये जो चरक संहिता है इसका संबंध बेटा जी चिकित्सा से है। संबंध किससे है, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन से। चिकित्सा यानी कि मेडिसिन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आपके पास इसके बारे में आगे मैं आपको कल बताऊंगी। अब मेरी बात को सुनिए जरा, और मेरी बात क्या सुननी है कि चलिए थोड़ा सा रिवीजन कराना है। एक स्लाइड पे 5 मिनट में रिवीजन स्लाइड, और उम्मीद करती हूं आप सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। मुझे बताइए, जो शक हैं भारत में कहां से आए, कहां से आए, इनका प्रथम शासक कौन था, प्रसिद्ध शासक कौन था इस शकों का, भारत में कितनी शाखाएं थीं, बताते चलिएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट सुदर्शन झील, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। निर्माण किसने करवाया, नहरें किसने निकलवाई, जीर्णोद्धार मतलब रिनोवेट किसने कराया, और पुनः जीर्णोद्धार किसने करवाया, पुनः जीर्णोद्धार किसने करवाया। अंतिम जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी किया, जूनागढ़ अभिलेख इसे जारी किसने किया, और ये किस भाषा में था। शकों का अंतिम शासक कौन था,
अंतिम शासक कौन था? ठीक है, अब देखो यहां पे आपने आंसर किया कि मैम भारत में कहां से आए? मध्य एशिया। ये वो बच्चे हैं जो हैंड टू हैंड रिप्लाई करते हैं, जो ध्यान से पढ़ते हैं। प्रथम शक शासक बोगा या फिर मो आपने लिखवाया था। प्रसिद्ध शासक आपने बताया कि इस वंश का रुद्र दामन था। भारत में कितनी शाखा थी मैम? इनकी 5। निर्माण करवाया था पुष्यगुप्त ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे। नहरें निकलवाई थी तुषाश्प ने। तुषाश्प मैम जो अशोक का राज्यपाल था। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद बताइए जीर्णोद्धार किसने कराया? रिनोवेट किसने करवाया था? बहुत बढ़िया आदित्य, सारे आंसर लिख दिए हैं आदित्य ने एक साथ। मैम जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन ने, और पुनः जीर्णोद्धार करवाया था स्कंदगुप्त ने। जारी किसने किया था इसको? रुद्रदामन ने। भाषा क्या थी इसकी? यहां तक आंसर मुझे मिल चुके हैं। भाषा क्या थी? बहुत बढ़िया मैम, संस्कृत। और लास्ट बताइए शकों का अंतिम शासक कौन था? अब यहां पे कुषाण वंश, कुषाण वंश, इसका संस्थापक बताइए और इसका वास्तविक संस्थापक बताइए, और इस वंश का प्रसिद्ध शासक बताइए। उसके बाद ये बताइए शुद्ध सोने के सिक्के किस किसने चलवाए थे? शुद्ध सोने के सिक्के किस किसने चलवाए थे? और ये बताइएगा शक संवत कब और किसने चलवाया? शक संवत कब और किसने? आज इतना ही करेंगे, बाकी की रिवीजन स्लाइड कल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको छोड़ने वाली हूं। तो आपने आंसर किया है रुद्र थर्ड मैम अंतिम शक शासक था। रुद्र थर्ड जिसकी हत्या चंद्रगुप्त सेकंड ने की थी, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। मैम संस्थापक था कुजुल कडफेसिस। सारे बच्चों ने सही आंसर किया है, कुजुल कडफेसिस। बेटा अगर आप इसमें से 80% भी याद कर रहे हो तो 20% तुम्हें आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक संस्थापक मैम बिम कडफेसिस। प्रसिद्ध शासक मैम कनिष्क। सोने के सिक्के किस किसने चलवाए थे? बहुत बढ़िया मैम, मैम ये चलवाए थे विम कडफेसिस ने और मैम कनिष्क ने, और मैम इसके अलावा कनिष्क ने। और शक संवत कब चलाया गया था बेटा? ये आप मुझे बताएंगे। शक संवत कब चलाया गया था बच्चे? ये आप मुझे बताएंगे। बहुत शाबाश, जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं उन सभी को बहुत 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 मतलब मैं कह सकती हूँ कि क्या शब्द निकालूं, मतलब बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप इतना फोकस्ड होकर क्लास को कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। वेरी गुड मैम। कि इसको कब चलाया गया था? तो 78 AD में। और किसने चलाया था? तो मैम कनिष्क ने। तो आज हम इतना रखते हैं, बाकी की चीज़ें बच्चे मैं आपको कल रिवाइज कराऊंगी और कल ही आपका एक और नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। कल ही हम एक नया चैप्टर और स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आपका, हम कह सकते हैं गुप्त, एक मिनट मैंने पता नहीं कौन सा दे रखा है, हाँ गुप्त एम्पायर, गुप्ताज एम्पायर के बारे में हम पढ़ेंगे, गुप्त वंश के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें, और उम्मीद करती हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।